टॉपिक न्यू टॉपिक है ये फर्स्ट यूनिट का, ओरिजिन एंड प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म। देयर इज कंटेंट में मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। मोनोफाइलेटिक मतलब ऐसा माना गया है कि एंजियोस्पर्म एक ही एंसेस्टर से आए हैं, ये है मोनोफाइलेटिक में। पॉलीफाइलेटिक में इनका जो ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म में उससे पहले मोनोफाइलेटिक, पाइलोफाइलेटिक, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी आज, जो हम नेक्स्ट थर्ड यूनिट्स जो आपके। और एक चीज को और मैं बताऊंगी, ये जो सिंबल आपके सामने आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इस पे तो इसे अच्छे से राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आने वाली लास्ट की जो 2 यूनिट्स हैं उनमें इन्हीं करेक्टर्स के बिहाफ पे, इन्हीं सिंबल्स के बिहाफ पे फ्लोरल फॉर्मूला आप लोगों को राइट डाउन करना होगा, ठीक है। तो सिंबल जैसे कि पॉइंट नंबर 1 पे BR है, कैपिटल B स्मॉल r, इसे बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्टिएट फ्लावर मतलब जिस प्लांट में आपने फ्लावर देखा है, फ्लावर के अंदर जो फ्लावर की नीचे साइड जहाँ पे डंठल प्रेजेंट होता है, स्टॉक प्रेजेंट होता है, स्टॉक के चारों तरफ छोटी छोटी लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर ब्रैक्ट जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी कि फ्लावर में एक छोटी सी लीफ प्रेजेंट है, तो वो ब्रैक्ट प्रेजेंट है, यानी कि ब्रैक्टियोलेट। और अगर ब्रैक्टियोलेट है तो उसे बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है। अगर EBR है, ठीक है, EBR, कैपिटल E कैपिटल B स्मॉल r, EBR है तो E ब्रैक्टिएट फ्लावर। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर का मीन्स जस्ट ब्रैक्टिएट फ्लावर के अपोजिट होता है, ठीक है। कैसे अपोजिट होता है? अगर EBR है तो दैट मीन्स जो ब्रैक्टिएट है आपका वो टोटली एब्सेंट होगा, ठीक है। EBR जिस फ्लावर में डंठल यानी कि जो स्टॉक की जैसी स्ट्रक्चर है वहां पर पत्ती प्रेजेंट नहीं है ग्रीन कलर की, तो वहां साइन होगा आपका EBR, ठीक है। क्या साइन होगा आपका? EBR। के क्या साइन करता है? थर्ड नंबर पे जो आपको कैपिटल K लिखा हुआ है, ये है कैलेक्स, ठीक है। कैलेक्स कोरोला। कैलेक्स में क्या होता है? कैलेक्स में सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, कोरोला में पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो लीफ का आउटर पार्ट होता है, लीफ मतलब फ्लावर का जो आउटर पार्ट होता है वो कैलेक्स होता है, उसके अंदर पेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो कैलेक्स KN, अगर कैपिटल K और स्मॉल n है तो ये है पॉलीसेपेलस कैलेक्स, यानी कि कैलेक्स जो होंगे वो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। कितने प्रेजेंट होंगे? बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। या फिर अगर के नीचे यहाँ पे 3 नंबर होता, 4 नंबर होता, तो क्या हो जाता? टेट्रासेपेलस कंडीशन हो जाती, यानी कि 4 सेपल प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स कैलेक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? सेपल की, और कोरोला में पेटल्स की, ठीक है। के और कैपिटल K आपको दिखाई दे रहा है 5th नंबर पे, स्मॉल n और स्मॉल n भी फ्यूज कंडीशन में, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो गैमोसेपेलस, गैमो मीन्स जुड़े हुए, ठीक है, n ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है तो गैमो कंडीशन होगी गैमोसेपेलस। वो सेपल्स जो जुड़े हुए होंगे उसे कैपिटल K स्मॉल n और n के अंदर ब्रैकेट, n के अंदर यहाँ पे क्या हो सकता था? 2 या 3 नंबर हो सकते थे, 2 या 3 नंबर होते, और अगर ये ब्रैकेट में होते तो ये क्या होता? गैमोसेपेलस कैलेक्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिटल C क्या इंडिकेट करता है? कोरोला। क्या इंडिकेट करता है? कोरोला। कोरोला के अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं? क्या प्रेजेंट रहते हैं? पेटल्स। पेटल्स कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल C एंड स्मॉल n यानी कि पॉली पेटलस, ठीक है। सेपल्स, पेटल्स एंड C स्मॉल n, और अगर वो ब्रैकेट में है तो क्या हो गया? ये आपका गैमोपेटलस, यानी कि जो पेटल्स हैं वो जुड़ी हुई फॉर्म में है। P क्या इंडिकेट करता है? P इज इक्वल टू पेरियंथ, ठीक है। P क्या बना रहा है? पेरियंथ। और अब पेरियंथ क्या हो गया? जिस फ्लावर के अंदर कैलेक्स और कोरोला फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं वो पेरियंथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेरियंथ बनाते हैं।
फ्यूज्ड फॉर्म में होने का मतलब है ना तो वहाँ पे कैलेक्स प्रेजेंट होगा ना वहाँ पे कोरोला प्रेजेंट होगा, और कैलेक्स और कोरोला फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होके क्या बनाएंगे, टेपल्स बनाएंगे। ठीक है, तो सेपल्स, पेटल्स, टेपल, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, सेपल, पेटल एंड टेपल। ठीक है ना। तो पेरियंथ जहाँ पे कैलेक्स और कोरोला प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पेरियंथ प्रेजेंट होता है, और जो पेरियंथ स्ट्रक्चर होती है या पेरियंथ का जो करेक्टर होता है वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में आता है। ठीक है, ए, कैपिटल ए इंडिकेट करता है एंड्रोशियम को, यानी कि मेल पार्ट को। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पहले हैंड रेज करना, उसके बाद क्वेश्चन पुटअप करना। ओके, तो कैपिटल ए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट, जी गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट। ठीक है, अगर कैपिटल जी है, आप देखो ध्यान से, कैपिटल जी है 12 नंबर पे, कैपिटल जी है और कैपिटल जी के नीचे एरो है। ठीक है, कैपिटल जी के नीचे एरो है तो सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, दैट मीन्स सुपीरियर ओवरी का क्या मीन्स है, ओवरी के नीचे से ही, ओवरी के नीचे से सेपल, पेटल्स, कैलेक्स, कोरोला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये होगी सुपीरियर ओवरी। और अगर 13 नंबर पे देखो, जी के ऊपर एरो आ रहा है तो वो होगा इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी का क्या मीन्स होगा, ओवरी नीचे के फ्लावर में नीचे की साइड प्रेजेंट होगी और उसके ऊपर से कैलेक्स, कोरोला, कैलेक्स, कोरोला निकलते हुए एंथर स्टेमन निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो 13 नंबर पे इंफीरियर ओवरी। इनकी डेफिनेशन भी देख लेना अच्छे से, सबसे डेफिनेशन के साथ साथ साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंफीरियर ओवरी, देन अगर आपको 14 नंबर पे जो मार्क दिखाई दे रहा है मेल फ्लावर, 15 नंबर पे फीमेल फ्लावर, और अगर दोनों एक साथ होते हैं तो क्या करेक्टर होता है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर का कंडीशन होती है। 17 नंबर पे प्लस का साइन होगा तो कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी कि सिमेट्री से एक जैसा कटेगा। ठीक है, अगर हम सेंटर से कट करेंगे तो ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं एक जैसा कटेगा तो वो होगा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और 18 नंबर पे परसेंटेज वाले फेज में जो दिखाई दे रहा होगा वो होगा आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। कैसा फ्लावर होगा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जब प्लांट का प्लांट के करेक्टर को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो ये कुछ सिंबल है, ध्यान रखना। मैं ये सिंबल अभी आपको बता रही हूँ, लास्ट फिर ये 3rd यूनिट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और हो सकता है कि आपको इसी स्लाइड से इन सिंबल को आइडेंटिफाई करना पड़े, देखना पड़े, क्योंकि ये सिंबल मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट में तो बहुत सारी फैमिलीज होते हैं, उनके एक एक प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन करना होता है, तो एक साथ आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इन्हें ध्यान से अभी देख लेना। ठीक है, अगर बी आ रहा है तो ब्रेक्टिएट, और अगर ई भी आ रहे हैं तो ब्रेक्ट एब्सेंट है। ब्रेक्ट क्या होता है, जो यस origin of angiosperm. A fundamental problem that must be dealt with is whether the angiosperm are monophyletic. Monophyletic का means क्या होता है, that is a group consisting all descendant derived from a single ancestor. मतलब सभी पूर्वज केवल एक सिंगल एंसेस्टर से निकले हुए हैं, तो उसे बोला गया है मोनोफाइलेटिक। या फिर पॉलीफाइलेटिक, दैट मीन्स जो ग्रुप है एंजियोस्पर्म का वो कॉमन एंसेस्टर से नहीं निकला हुआ, तो उसे बोला गया है पॉलीफाइलेटिक। तो ये प्रॉब्लम अभी तक चली, बहुत ज्यादा तक लंबे टाइम तक इस प्रॉब्लम के साथ डील किया गया कि ये जो एंजियोस्पर्म है वो मोनोफाइलेटिक है या फिर पॉलीफाइलेटिक है। इसी के एविडेंस में कुछ इसी के परफॉर्मेंस में सम एविडेंस दिए गए। इस प्रॉब्लम के चलते हुए जो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड, जो कि आज की डेट में बहुत कम प्रेजेंट है, फॉसिल रिकॉर्ड के बिहाफ पे ये क्वेश्चन राइज ही होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म का जो एक अपना एक नेचुरल ग्रुप होता है जिसमें कुछ करेक्टर्स होते हैं, जिसमें जो यूनिक होते हैं अदर वेस्कुलर प्लांट से। ठीक है, अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में वेरिएशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
बिहाफ ऑफ किसके बिहाफ पे मिलता है? सीड के बिहाफ पर। इसमें सीड नेक्ड नहीं होते, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड नेक्ड होते हैं। तो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन की बात करते हैं। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन में as a group the angiosperm have typically been viewed as being monophyletic. ऐसा माना गया है कि ये एक मोनोफाइलेटिक है। however no defined fossil evidence are available, लेकिन इसका कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड आज की डेट में अवेलेबल नहीं है जो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन को मोनोफाइलेटिक ओरिजिन को एविडेंस में ला सके या ये कह सके कि हाँ ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है। दिस व्यू इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट प्रेजेंट डे एंजियोस्पर्म शो रिमार्केबल कंसिस्टेंसी इन देयर कैरेक्टर्स। इसमें कुछ करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोनोफाइलेटिक के कुछ करेक्टर्स देखे गए, जैसे कि प्रेजेंसी ऑफ सीप ट्यूब इन ऑल। जो सीप ट्यूब प्रेजेंट था फ्लोएम के अंदर जो सीप ट्यूब्स प्रेजेंट थी वो सभी में प्रेजेंट थी। यूनिफॉर्म स्टेमिनल स्ट्रक्चर, जो स्टेमन की स्ट्रक्चर थी वो यूनिफॉर्म थी, जो सभी में प्रेजेंट होती है। करेक्टरिस्टिक्स एंडोथीडियल लेयर ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल में जो एपिडर्मल लेयर होती है उसमें एक एंडो और एक अपर दो लेयर होती है, तो उसमें एंडोथीडियल लेयर का जो करेक्टर था वो करेक्टर भी मोनोफाइलेटिक ओरिजिन को शो कर रहा था। डबल फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, 3 एंडोस्पर्म का प्रेजेंट होना भी मोनोफाइलेटिक की प्रेजेंसी को शो करता है। विच आर कंसिडर्ड डिफाइंड फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म एंड सपोर्ट द मोनोफाइलेटिक ग्रुपिंग। इसके बिहाफ पे ऐसा बोला गया है कि ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप में जो एंजियोस्पर्म है वो उसका जो ओरिजिनेट हुआ है, जो वो निकले हैं केवल एक सिंगल एंसेस्टर से निकले हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजिन के बिहाफ पर। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज आल्सो सपोर्टेड बाय सम साइंटिस्ट भी होते हैं। भाई किसी चीज को कहने के लिए एक पुख्ता सबूत होना चाहिए, किसी ने इस पे काम किया होना चाहिए। तो हेक्ले एंड डॉयले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मोनोसल्केट पॉलन के ऊपर स्टडी की। मोनोसल्केट पॉलन मतलब वो पॉलन जिसमें जो केवल एक एपरेटस से निकलता है पॉलन। जैसे कि पॉलन ग्रेन में बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारे एपरेटस होते हैं। 3 से निकल रहे हैं तो टेट्रा बना रहे हैं, 3 से निकल रहे हैं तो ट्राई बना रहे हैं, 4 से निकल रहे हैं तो टेट्रा बना रहे हैं। तो हेक्ले एंड डॉयले ने केवल एक मोनोसल्केट पॉलन के बिहाफ पे बोला कि ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है एंजियोस्पर्म। लेकिन डालग्रीन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो एंसेस्टर्स हैं ऑफ द प्रेजेंट डे एंजियोस्पर्म वाज अ जिम्नोस्पर्मिक मेंबर। उन्होंने ऐसा बोला डालग्रीन ने कि उन्होंने अपनी एविडेंस दिए, उन एविडेंस के बिहाफ पे उन्होंने बोला कि जो एंजियोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म के जैसे है। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट एविडेंस आते हैं पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के। इससे पहले मोनोफाइलेटिक ओरिजिन में क्या चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई कि इन्होंने बोला तो कि ये मोनोफाइलेटिक के जैसे ही इसमें करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स कौन कौन से लिए थे इन्होंने? जैसे कि जो सीप ट्यूब का प्रेजेंसी था, जो स्टेमन की स्ट्रक्चर थी वो यूनिफॉर्म थी, और जो एंथर वॉल में जो एपिडर्मल लेयर होती है 2 में डिवाइडेड होती है, एंडो एंड एक्सो। तो एंडोथीडियल लेयर वहाँ पे प्रेजेंट थी, डबल फर्टिलाइजेशन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट था। इसके बिहाफ पे इन्होंने बोला कि ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है। ठीक है, इसी के बिहाफ पे कुछ साइंटिस्ट ने अपने कुछ और एविडेंस दिए। हेक्ले एंड डॉयले ने, उन्होंने अपने जो मोनोसल्केट पॉलन, आप देख रहे होंगे अगर एंजियोस्पर्म में क्या मोनोसल्केट पॉलन पाए जाते हैं, उसमें तो डबल फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन मोनो की जगह वहाँ पे टेट्रा भी होता है, डाई भी होता है, हेक्सा भी होता है। तो एंजियोस्पर्म में तो बहुत सारे पॉलन होते हैं। तो लेकिन इनका जो कहना था, इन्हें केवल मोनोसल्केट पॉलन के बिहाफ पर ही इन्होंने बोला, इन्होंने स्टडी की, जो केवल एक ही पॉलन से निकल के एक एपरेटस जैसी एक ही स्ट्रक्चर इन्हें वहां पे दिखाई दी। लेकिन डालग्रीन ने इसका ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि जो एंसेस्टर्स हैं एंजियोस्पर्म के, वो जिम्नोस्पर्म के जैसे हैं, मोनोफाइलेटिक के जैसे नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म के जैसे हैं। ये उनके अगेंस्ट डालग्रीन ने इस बात को बोला। उसके बाद सेकंड आता है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म 2 में डिवाइडेड है, मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक जिसमें जो एक एंसेस्टर से निकला है, अब है पॉलीफाइलेटिक जो जिसके कॉमन एंसेस्टर नहीं है। सिवरल फाइलोजेनेटिक्स इंक्लूडिंग क्रॉनक्वेस्ट, हजेस
गेम्स एंड क्रेस्लव एंड म्यूसियो। म्यूसियो की स्टडी मैंने आपको बताई थी क्रेटोलियन कैटोलियन थ्योरी में। आई थिंक म्यूसी ने अपना वो दिया है, पार्टिसिपेशन दिया है। तो पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन में इन साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो पॉलीफाइलेटिक होते हैं। पॉलीफाइलेटिक दैट मीन्स डाइकॉट एंड मोनोकॉट ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट प्रिमिटिव स्टॉक। उन्होंने ये कहा कि जो डाइकॉट और मोनोकॉट है वो अलग अलग प्रिमिटिव स्टॉक से निकल के आए हैं और डिफरेंट टाइम्स में आए हैं एंड अटेंड देयर प्रेजेंट स्टेटस थ्रू पैरेलल और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो इनका भी इवोल्यूशन आया है या तो वो पैरेलल या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। द थ्योरी ऑफ पॉलीफाइलेसिस या polyphyletic is also supported by a fossil record of variety in perianth and the nature of carpel in both dicot and monocot। तो जो थ्योरी है पॉलीफाइलेसिस की वो फॉसल रिकॉर्ड के थ्रू भी सपोर्ट करती है। जो फॉसल रिकॉर्ड था जिसमें पेरियंथ क्या था, पेरियंथ मैंने अभी आपको बताया था जिसमें सेपल्स और पेटल्स फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं। दैट मीन्स जिसमें सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंट नहीं होते वहां पे टेपल्स प्रेजेंट होते हैं और टेपल्स को पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, इन पेरियंथ स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्पल, जो कार्पल की नेचर थी उसके बिहाफ पे फॉसिल रिकॉर्ड उन्हें मिल गए। और वो फॉसिल रिकॉर्ड क्या कहते थे, वो फॉसिल रिकॉर्ड ये कहते थे कि जो ओरिजिन हुआ है एंजियोस्पर्म का वो एक से नहीं हुआ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रिमिटिव से उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अलग एंसेस्टर से उनका ओरिजिन हुआ है। Polyphyletic origin of angiosperm is further supported by the fact that primitive order of both monocot and dicot don't show any close relationship in their characters। Polyphyletic origin जो है angiosperm का वो ये भी सपोर्ट करता है कि जो प्रिमिटिव ऑर्डर है मोनोकॉट और डाइकॉट के वो एक दूसरे के साथ कैरेक्टर्स में रिलेशनशिप शो नहीं करते। ठीक है, तो this fossil record suggests that angiosperm as a group are monophyletic। जो ये चीज बोली गई कि जो एंजियोस्पर्म है वो मोनोफाइलेटिक का एक ग्रुप है एंड देयर फैमिलीज और ग्रुप ऑफ फैमिलीज आर पॉलीफाइलेटिक। हाउएवर रिसेंटली फाइलोजेनेटिक एनालिसिस यूजिंग जो रिसेंटली फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की गई है जिसपे न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड जीन सीक्वेंस plastic gene sequence have aided in clarifying the relationship between various angiosperm family। अभी जो recently polyphyletic origin के बिहाफ पे जो स्टडी की गई है जिसमें एनालिसिस किया गया है कुछ एंजियोस्पर्म के फैमिलीज को, किसके बिहाफ पे, न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड जीन सीक्वेंस के बिहाफ पे, तब वहाँ क्लियर हुआ कि ये जो ओरिजिनेट हुए हैं एक एंसेस्टर से नहीं आए, डिफरेंट एंसेस्टर से आए हैं या डिफरेंट इनके ओरिजिन है किसके, एंजियोस्पर्म के। तो हमारी जो ये दो थ्योरी है उन दोनों थ्योरी में the monocot and eudicote are supported as being monophyletic। monocot और eudicote को तो monophyletic में रखा गया। the angiosperm as the angiosperm as a whole were found to be monophyletic to be exclusion of the gymnosperm। इसका कंक्लूजन यही निकला कि जो ओरिजिन है एंजियोस्पर्म का वो पॉलीफाइलेटिक से हुआ है। पॉलीफाइलेटिक के किस किस बिहाफ पे हुआ है, न्यूक्लियर एनालिसिस के बिहाफ पे, माइटोकॉन्ड्रियल एनालिसिस के बिहाफ पे देखा गया कि large flowers with numerous petals and sepals
जो कॉल्ड टेपल्स, जो सेपल्स और पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं उन्हें टेपल्स कहते हैं, बिकॉज आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। क्यों बोलते हैं उन्हें टेपल्स? क्योंकि साइज और शेप में वो एक जैसे होते हैं। और सेपल्स पेटल्स फ्यूज होकर अगर टेपल्स बना रहे हैं तो टेपल्स को क्या बोलेंगे? पेरियंथ। ठीक है। न्यूमरस स्पायरली अरेंज स्टैमेन, स्टैमेन जो होते हैं न्यूमरस यानी कि बहुत सारे, स्पायरली यानी कि स्पाइरल फॉर्म में, स्प्रिंग फॉर्म में। तो न्यूमरस स्पायरली अरेंज्ड स्टैमेन एट द बेस ऑफ कॉन लाइक रिसेप्टिकल। बेस पे जो कॉन की जैसी स्ट्रक्चर होती है, फ्लावर के बेस पे जो कॉन की जैसी स्ट्रक्चर होती है, वहां पर जो स्टैमेन होते हैं वो स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, बियरिंग न्यूमरस स्पायरली अरेंज्ड कार्पल्स। क्या होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट? कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। At maturity, the carpel develop into woody cone-like aggregate of seed-bearing follicles. जैसे ही मैच्योर होता है वो फ्लावर, तो जो कार्पल्स एक कास्टिया जैसी स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगा, कॉन की जैसी स्ट्रक्चर में, कॉन-like aggregate of seed-bearing follicle. Each seed has a fleshy red outer layer, जिसपे उस सीड पे रेड कलर की आउटर लेयर होगी, जिसे एराइल बोलेंगे, एंड हैंग्स फ्रॉम इट्स फॉलिकल बाय थ्रेड लाइक स्टॉल्क। और कैसे? थ्रेड मतलब एक डंठल से लटका हुआ रहेगा। जैसे स्ट्रक्चर है, कुछ मैं दिखा देती हूँ आपको। ये कार्पल्स, ये स्टेमन है, ये आपको व्हाइट कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये पेरियंथ है, जो जिसमें सेपल्स और पेटल्स एक ही जैसे स्ट्रक्चर के हैं। ये सेकेंड स्ट्रक्चर देखना, जिसमें कॉन के जैसे स्ट्रक्चर है, ये एग्रीगेट होके, स्टेमन एग्रीगेट होके इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा। अदर प्रिमिटिव फ्लोरल कैरेक्टर्स आर रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है। कुछ और फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं जो रेडियल सिमेट्री में होते हैं या एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का जो साइन था वो कैसा बताया था मैंने? प्लस का साइन, प्लस का साइन है ना एक्टिनोमॉर्फिक का। दैट मीन्स फ्लोरल पार्ट सिमिलर इन साइज एंड शेप। परफेक्ट होते हैं, दैट मीन्स फंक्शनल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होगा। फंक्शनल यानी कि स्टैमन और जो ओव्यूल होंगे वो फंक्शनल होंगे। परफेक्ट होंगे, परफेक्ट मीन्स फंक्शनल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है जिसमें कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम फुल फॉर्म में होते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है। एंड्रोशियम मेल पार्ट बनाता है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट बनाता है। कंप्लीट मतलब विद ऑल 4 फ्लोरल पार्ट, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस का मतलब है रिसेप्टिकल इलोंगेटेड। The later characteristics is clearly visible in magnolia blossom. जो मैग्नोलिएसी का मैग्नोलिया ब्लॉसम प्लांट है, उसमें ये कैरेक्टर्स विजिबल हुआ। With all the woody spirally arranged carpel, यानी कि फॉलिकल की जैसी स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई थी। This axis truly resemble a cone like structure. आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉन की जैसी स्ट्रक्चर है ये। This structure resemble purely cone-like structure. Large blossom of southern magnolia, Magnolia grandiflora. Botanical name है ये, Magnolia grandiflora. A beautiful shade tree. ये एक beautiful shade tree है, native to the southern United States. The numerous sepals and petals are called tepals. ये वही लाइन रिपीट हो रही है कि सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो टेपल्स बनाते थे क्योंकि साइज और शेप में सिमिलर थे। कॉन लाइक रिसेप्टर इसके अंदर प्रेजेंट था, कॉन के जैसी स्ट्रक्चर थी सेंटर में, जो स्पाइरली अरेंज होके कार्पल्स थे, और स्पाइरली अरेंज होके उसने एग्रीगेटेड मतलब एक ठोस एग्रीगेटेड स्टैमन बनाया, जिससे जो कॉन के जैसी स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ या कन्वर्ट हुआ।
ये प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म। तो प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म में जो कैरेक्टर्स हमने पढ़े प्रिमिटिव्स के, मैग्नोलिएसी जो सब फैमिली कौन सी है इसकी, सब फैमिली मैग्नोलिएडी। मैग्नोलिएडी सब फैमिली के अंदर, सब क्लास मैग्नोलिएडी सब क्लास के अंदर थ्री फैमिलीज इंक्लूडेड है, वाटर लिली यानी कि निम्फिएसी, रेननकुलेसी एंड मैग्नोलिएसी। और इसे किसने बताया था? इसे बताया था क्रोनक्विस्ट साइंटिस्ट ने। किसमें, कौन सी बुक है उनकी? इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कौन सी ईयर में लिखी है? 1988 में लिखी है। ठीक है, उन्होंने वहां पर एक जो प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बताया। जो प्रिमिटिव ऑफ एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर सब क्लास मैग्नोलिएडियाई है। मैग्नोलिएडियाई सब क्लास के अंदर सम फैमिलीज इंक्लूड है। कौन कौन सी? वाटर लिली यानी कि निम्फिएसी, रेननकुलेसी एंड मैग्नोलिएसी। इसमें से सबसे ज्यादा जो मैग्नोलिएसी के फैमिली के कैरेक्टर्स हैं वो प्रिमिटिवनेस शो कर रहे हैं। जैसे कि लार्ज फ्लावर बड़े थे जिसमें न्यूमरस पेटल्स और सेपल्स प्रेजेंट थे। सेपल्स और पेटल्स एक शेप और साइज में एक जैसे प्रेजेंट थे, उन्हें टेपल्स बोला गया। और टेपल्स ने क्या बनाया? पेरियंथ बनाया। स्पायरली अरेंज्ड स्टैमेन प्रेजेंट थे। कहाँ पे प्रेजेंट थे? फ्लावर के कोन में प्रेजेंट थे, बेस में, कॉन में प्रेजेंट थे और अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट थे। ठीक है, एट मैच्योरिटी जैसे ही फ्लावर मैच्योर हुआ, कार्पल डेवलप हुआ। किसमें? एक बुडी जैसी स्ट्रक्चर में, कास्टिया जैसी स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ, कॉन के जैसी स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ और एग्रीगेट होके, इकट्ठा होके उसने एक फॉलिकल का रूप ले लिया। ठीक है, कॉन के जैसे स्ट्रक्चर का रूप ले लिया। ईच सीड हैज अ फ्लैशी रेड आउटर लेयर। और जो सीड को देखा गया अच्छे से, उस पर रेड कलर की जो रेड आउटर लेयर थी, एरियल यानी कि फ्लैशी यानी कि शाइनिंग आउटर लेयर जो थी वो रेड कलर की थी। एंड और कहाँ लटका हुआ था? थ्रेड लाइक स्टॉक यानी कि एक डंठल से लटका हुआ था। अदर प्रिमिटिव फ्लोरल करेक्टर्स, दूसरे और प्रिमिटिव करेक्टर्स देखे गए। रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, परफेक्ट, कंप्लीट एंड फ्लोरल एक्सेस। Spirally arranged carpel, this axis truly resemble to cone-like structure.